हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिफरेंसेस की। ये हमारी सेकंड टेक्निक है जिसको यूज़ कर हम पता कर सकते हैं कि हमारी ऑप्टिमल चॉइस कौन सी है, हमारी बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा मार्जिनल एनालिसिस, कि हमारा मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है। तो अगर हम बात करें हमारे मार्जिनल एनालिसिस की, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं हमारे कॉस्ट और बेनिफिट्स को। कब? जब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम वन स्टेप फर्दर जब आगे मूव करते हैं तब। या फिर कब? जब हम ऐड करते हैं वन मोर यूनिट और इंडिविजुअल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बोल रहे हैं कि जो भी हम करेंटली चीज़ कर रहे हैं उसमें जब हम एक स्टेप और आगे मूव करते हैं, या फिर अगर हम कोई भी करेंटली चीज़ करते हैं उसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल, तो उस एक्स्ट्रा को ऐड करने से, उस वन स्टेप को आगे मूव करने से हमारे जो एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारे एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट होते हैं किसी चीज़ को ऐड करने से या कुछ और आगे प्रोसीड करने से, तो उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे मार्जिनल एनालिसिस में। अब वर्ड से तो इतना नहीं समझ आया होगा, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो लेट सपोज कि ये हमें यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। लेट सपोज कि ये हम है, यहाँ पर मैंने इसकी एक बॉर्डर लाइन भी ड्रॉ कर दी। बॉर्डर लाइन सिचुएशन शो करती है हमारी करंट सिचुएशन को, जो हम अभी करेंटली कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि बॉर्डर लाइन में मैंने ले लिया कि हम दिन के 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी पर स्पेंड करते हैं। ये हमारी बॉर्डर लाइन हो गई। अब अगर हम इसमें अपने मार्जिनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डालें तो ये बॉर्डर लाइन जो शो कर रही है कि हम अभी करेंटली क्या कर रहे हैं, तो ये वो शो कर रही है कि जो हम अभी कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें एक स्टेप आगे कुछ और ऐड करते हैं, या फिर अगर हम इसमें एक और यूनिट ऐड कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऐड कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट हो रहे हैं हम अपने मार्जिनल एनालिसिस में उन्हें कंपेयर करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर समझें तो लेट सपोज कि ये तो वो सिचुएशन थी जो हमारी करेंटली हो रही है। अगर हम इसमें कुछ लेट सपोज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 1 मोर आवर। पहले मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी, मैंने एक और घंटा ऐड कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इस एक्स्ट्रा ऐड से हमारे एडिशनल कॉस्ट कितनी हुई है, हमारी एडिशनल बेनिफिट कितने हुए। ये एडिशनल जो है ना, ये हमारा टोटल बेनिफिट और टोटल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, ये एडिशनल शो कर रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को। मतलब कि एक एक्स्ट्रा घंटे से हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, टोटल बेनिफिट कितना इंक्रीज हुआ ये नहीं, हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, कितना मार्जिनल बेनिफिट हुआ और कितना एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट हुई, कितनी मार्जिनल हमारी कॉस्ट हुई एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने से। उसको हम अपने मार्जिनल एनालिसिस में कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने मार्जिनल बेनिफिट की, तो इस एक एडिशनल आवर से मुझे कितना एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से और स्कोर करने लगूँ अपने सब्जेक्ट में। फिर अगर हम बात करें अपनी मार्जिनल कॉस्ट की, तो इस एक एक्स्ट्रा घंटे को सेल्फ स्टडी पर स्पेंड करने पे मुझे कितनी एडिशनल कॉस्ट लग रही है। तो हो सकता है कि मैं अपनी गेम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो हम अपने कॉस्ट और बेनिफिट को इसमें कंपेयर करते हैं। जब तक हमारे मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट से, हम उस चीज़ को और चाहेंगे कि वो चीज़ हो, कंटिन्यू हो, और हम और भी उसको ऐड करते रहेंगे। लाइक जैसे कि अगर मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से और स्कोर होने लगे तो मैं इस यूनिट को और ऐड करने लगूंगी। हो सकता है कि यहाँ पे मैंने 1 आवर करा तो मैं फिर से 1 आवर और ऐड कर दूँ, फिर से 1 आवर और ऐड कर दूँ। तो जब भी हमारे मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होंगे हमारे मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि हम उस चीज़ को और ऐड करते रहें। लेकिन अगर हमारे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी हमारी मार्जिनल बेनिफिट से,
तब हम वो चीज़ नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि इसमें मुझे फ़ायदा हो और इसमें भी मुझे फ़ायदा हो गया, फिर जब मैंने एक और ऐड करा तो इस सिचुएशन में मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं इसको हटा दूँगी, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक फ़ायदा हो रहा था तो ये सिचुएशन बेटर है, यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट बॉर्डर यहाँ पे कर दूँगी कि ये अब मैं कर रही हूँ अपना टाइम स्पेंड अपनी सेल्फ स्टडी पर। एक सेकेंड। तो हमने क्या देखा, ये हमारी बॉर्डर लाइन थी जो हम अभी करेंटली कर रहे थे 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पर स्पेंड। जब मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा, 1 आवर और एक्स्ट्रा ऐड करा, तो इस एडिशनल ऐड से हमने देखा कि हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी हुई, मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई और हमारे एडिशनल बेनिफिट कितने हुए, हमारी मार्जिनल बेनिफिट कितने हुए। अगर हमारे मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट से, तो हम उस एक्स्ट्रा यूनिट को और ऐड करना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हम वहीं रुक जाते हैं जहाँ पर हमारा इस केस में अगर मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गया मार्जिनल बेनिफिट से, तो मैं इससे ऊपर वाले केस में रुक जाऊँगी जहाँ पर मेरा मार्जिनल बेनिफिट होगा ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट से। नाउ अब अगर हम इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर हमारी एक फर्म है जिसमें टोटल 4 बंदे काम करते हैं। ये हमारे 4 बंदे हो गए, ये इनकी बॉर्डर लाइन हो गई। बॉर्डर लाइन शो कर रही है हमारे 4 लोगों को। अब अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ 1 मोर यूनिट, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोर इंडिविजुअल, तो लेट सपोज़ कि मैंने एक और पर्सन को ऐड कर दिया। अब इस एक और पर्सन को ऐड करने से हमें देखना है कि हमें कितने एडिशनल कॉस्ट हो रही है और हमें कितने एडिशनल बेनिफिट हो रहे हैं, और हम उनको कंपेयर करेंगे। बेनिफिट क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इस एडिशनल पर्सन को ऐड करने से हमारी प्रोडक्टिविटी फर्म की ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। कॉस्ट क्या हो सकती है कि हो सकता है कि हमें इसे पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा वो हमारी कॉस्ट में जाएगा कि कितने हमें अब एडिशनल एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो हम अपने बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, हमारे एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट इस यूनिट के आने से, इसको ऐड करने से जो ज़्यादा होगा, अगर अगेन हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा हमारी मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस केस में हम और लोगों को ऐड करना चाहेंगे और यूनिट्स को ऐड करना चाहेंगे। और जैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा हमारे बेनिफिट से, तो उस केस में हम अपनी बॉर्डर लाइन को और एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्जिनल एनालिसिस क्या शो करता है कि ये हमारी बॉर्डर लाइन थी दोनों में, कि हम अपनी बॉर्डर लाइन को कितना और आगे पुश करें एक एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड करने से। तो अगर हम बात करें अपनी ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस की, तो इसमें हम टोटल की चिंता नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम कुछ एडिशनल ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा एडिशनल बेनिफिट और कॉस्ट कितनी हो रही है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि टोटल बेनिफिट और कॉस्ट कितने हो रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारी एडिशनल बेनिफिट और कॉस्ट कितने हो रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा को ऐड करने से हम देखेंगे कि हमारी एक्स्ट्रा कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी एक्स्ट्रा कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। टोटल की अगर हम बात करें तो वो हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस में देखते थे कि हमें टोटल कितना बेनिफिट हो रहा है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो लेट सपोज़ कि अगर पहले हमें टोटल बेनिफिट हो रहा था 100, और इस बार अगर हम एक एडिशनल बंदे को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो टोटल बेनिफिट है वो 100 से हो गया मान लो 205। तो अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल की, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा टोटल बेनिफिट कितना हो गया 205। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट हुआ है, तो उसमें हम अपने एडिशनल बेनिफिट को कंपेयर करने के लिए हम देख सकते हैं कि 105 से हमारे जो बेनिफिट हैं वो एक पर्सन को ऐड कर इंक्रीज़ हो गए। तो जब भी हम एडिशनल बेनिफिट को देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं और एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो वो आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस में। नाउ अब अगर हम इसकी थ्योरी को देखें बुक की,
तो उसे हम आगे देखते हैं। ओके, तो जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस है वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन को कैसे सॉल्व करता है जब हम मूव करते हैं अपने एक अल्टरनेटिव से दूसरे अल्टरनेटिव पर, या फिर जब हम मूव करते हैं हमारे एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर। तो हम देखते हैं कि जब हमने मूव करा तो उससे हमारे कॉस्ट और बेनिफिट कितने चेंज हुए। इसको हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पर भी समझाया हुआ है। यहाँ पे हमें दो अल्टरनेटिव गिवन है हमारे वेकेशंस सेम होटल में मनाली में। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला हमारा जो अल्टरनेटिव है वो है हमारा 4 डे ट्रिप। दूसरा हमारा अल्टरनेटिव है, दूसरा हमारा ऑप्शन है हमारा 5 डे ट्रिप। तो अगर हमें इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करना हो और अगर हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स, तो उसमें हम अपनी टोटल नेट बेनिफिट को कंपेयर करेंगे कि हमें 4 डे ट्रिप से कितना टोटल नेट बेनिफिट हो रहा है और हमारे 5 डे ट्रिप से कितना टोटल नेट बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस की, तो उसमें हम टोटल को नहीं देखेंगे, हम डिफरेंसेस को देखेंगे कि हमारी दोनों ट्रिप में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो हम सेम होटल में तो रह रहे हैं मनाली में। डिफरेंस क्या है कि 4 डे ट्रिप में हम 4 दिन के लिए रह रहे हैं, 5 डे ट्रिप में हम 5 दिन के लिए रह रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है कि हम एक दिन एक्स्ट्रा रह रहे हैं। तो अगर हम बात करें अपने ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस की, उसमें हम टोटल को तो देखते नहीं हैं, हम अपने एडिशनल को देखते हैं। तो जो हमें ये एक्स्ट्रा डे मिल रहा है इसके हम एक्स्ट्रा कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करेंगे। अगर हमारी एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्सीड करते हैं हमारे 5th डे के एक्स्ट्रा कॉस्ट से, तो उस केस में अगर हमारे बेनिफिट ज़्यादा है तो हम अपने 5th डे ट्रिप को चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है इस एक दिन के रहने से और हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट कम हो रहे हैं, तो उस केस में हम अपनी 4 डे ट्रिप को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वही सेम बात गिवन है कि अगर हम ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हम दोनों ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे फर्स्ट 4 दिन, हमारे स्टार्टिंग के 4 दिन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम सेम होटल में तो रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 4 दिन के हमारे कॉस्ट और बेनिफिट की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज़र देखेगा सिर्फ डिफरेंस को, दोनों वेकेशन में क्या डिफरेंस है वो है हमारा 5th डे, और उसको कंपेयर करके हम डिसाइड करेंगे हमारी ऑप्टिमल चॉइस को। फिर हमें आगे गिवन है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्जिनल वर्ड यूज़ करते हैं हमारे अल्टरनेटिव्स के, हमारे ऑप्शंस के डिफरेंसेस को शो करने के लिए। डिफरेंस कैसे? जब हम एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे बढ़ते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट और ऐड करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल की, तो हमारे ऊपर ऑप्शन क्या थे? 4 डे ट्रिप और 5 डे ट्रिप। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो हमारा 5th डे जो एक एक्स्ट्रा डे था वो हमारा डिफरेंस था, और उसको ही हमारा इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि वो है हमारा मार्जिन। फिर अगर हम बात करें हमारे मार्जिनल एनालिसिस की, तो मार्जिनल एनालिसिस हमारा फोकस करता है दोनों अल्टरनेटिव के डिफरेंसेस पर और उसके कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करता है। जैसे हमने अपने पीछे भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो मार्जिनल बेनिफिट है वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करता है एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे मूव करने पर या फिर एक एडिशनल कुछ भी ऐड करने पर। तो अगर हम बात करें अपने बेसिक से एग्जाम्पल की जो हमने अपने पूरे चैप्टर में लेकर गए हैं हमारा अपार्टमेंट हंटिंग का, तो उसमें हम अपने मार्जिनल एनालिसिस को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम अपने एक अपार्टमेंट से मूव करें दूसरे अपार्टमेंट में, तो हम उनके कॉस्ट और बेनिफिट को स्टडी करेंगे कि अगर हम एक से दूसरे अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उससे हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है और कितना एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट लग रही है। देन एट लास्ट कि जो हमारा मार्जिनल एनालिसिस है ये हमारा आंसर को चेंज नहीं करता। जैसा हमने अपने ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स में देखा था, जो वहाँ पे हमारा आंसर आया था टोटल नेट बेनिफिट को देखकर, वही सेम आंसर हम अपने मार्जिनल एनालिसिस हमारे ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस से भी देख सकते हैं। आंसर चेंज नहीं होता बट हमारा तरीका देखने का उस क्वेश्चन को बदल जाता है। तो उसे हम एग्जाम्पल के साथ अपना आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो सब कॉस्ट की बात होगी, बेनिफिट की बात नहीं होगी, क्योंकि अगेन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सारे अपार्टमेंट सेम है, तो किसी में भी बेनिफिट ज़्यादा या कम नहीं हो रहा। तो अगर हम एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं तो हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कुछ नहीं हो रहे, बेनिफिट क्योंकि हमारा सेम ही है। तो अगर हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम बस अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर फोकस करेंगे, जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। नाउ अब अगर हम अपने टेबल्स को देखें तो हमारा अपार्टमेंट गिवन है, हमारा कम्यूटिंग टाइम मतलब अपार्टमेंट से ऑफिस तक जो टाइम लगता है वो गिवन है, और हमारा रेंट गिवन है सब अपार्टमेंट्स का। ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले भी गिवन थी। हमने अपनी वीडियो में कम्यूटिंग टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया था हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम से, जो कि थी $10, और हमारी यहाँ पर कम्यूटिंग कॉस्ट आ गई थी। रेंट की कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन थी और हमने अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करा था और देखा था कि कहाँ हमारी सबसे कम टोटल कॉस्ट है। ये हमारा सबसे ऑप्टिमल चॉइस हो गई थी। ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। लेकिन अगर हम बात करें अपनी मार्जिनल टोटल कॉस्ट की, तो इसमें हम अपनी दोनों मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करेंगे, हमारी मार्जिनल कम्यूटिंग कॉस्ट को भी और हमारी मार्जिनल रेंट कॉस्ट को भी। अगर हम इसको देखें कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो हम इसे सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम वेरी क्लोज से क्लोज पर जाते हैं तो हमारी एडिशनल कम्यूटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब कि पहले तो हमारी 50 लग रही थी, फिर उसके बाद हमारी 100 लगी, एडिशनल कितनी लगी, तो हम अपने 100 से माइनस कर देंगे 50 को, तो हमारी एडिशनल 50 कॉस्ट लगी है वेरी क्लोज से क्लोज पर जाने पर। सिमिलरली अगर हम वेरी क्लोज से क्लोज पर अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं तो उस केस में हमारी एडिशनल रेंट कितना हो रहा है, तो पहले तो हमारा 1180 था, उसके बाद जब हम मूव हुए तो हमारा 1080 हो गया, हमारा रेंट कम हो गया। तो वो कितने से कम हुआ, तो हम 1090 को हम माइनस कर देंगे हमारे 1180 से, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -90। माइनस साइन शो करता है डिक्रीज को, कि हमारा जो रेंट है वो एडिशनल रेंट कम हुआ है, पहले हमारा इतना था अब हमारा इतना हो गया। तो इसमें जो ये माइनस साइन है ये शो करता है कि 90 से कम हो गया जब हम वेरी क्लोज से क्लोज पर मूव हुए। सिमिलरली अगर हम आगे देखें, एक सेकेंड, सिमिलरली अगर हम आगे देखें लाइक वेरी क्लोज से अगर हम फार पर जाएं तो पहले हमारे 100 थे, फिर उसके बाद हमारी 150 कम्यूटिंग कॉस्ट हुई, तो एडिशनल कितनी हुई, तो अगेन हम अपनी 150 से 100 को माइनस कर देंगे, तो एडिशनल अगेन हमारा 50 आ जाएगा। अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट हमारा पहले 1090 था, अब हमारा 1030 हो गया, फिर से कम हो गया रेंट। तो कितने से कम हुआ, हमारा 1030 माइनस 1090 वो हो जाएगा हमारा -$60, और ये माइनस शो करता है कि हमारा रेंट कम हुआ है। ये जैसे यहाँ पर +50 है, ये +50 शो करता है कि हमारा जो कम्यूटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई, पहले 100 थी फिर 150 हो गई, तो इंक्रीज़ हो गई, इसलिए ये पॉजिटिव है। बट यहाँ पर ये नेगेटिव शो करता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है रेंट की। देन एट लास्ट अगर हम फार से वेरी फार पर मूव करते हैं तो अगेन पहले हमारी कम्यूटिंग कॉस्ट इतनी थी, फिर उसके बाद इतनी हो गई, तो हम अपने 200 से 150 को माइनस कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी $50। एडिशनल हमारे मार्जिनल कम्यूटिंग कॉस्ट कितनी हुई है, $50। अगर हम अपने एडिशनल रेंट को देखें तो वो अगेन हमारा 1030 से 1000 हो गया, तो वो कम हो गया। तो कितने से कम हुआ है, वो हमारा $30 से कम हुआ है। अब ये आ गई हमारी दोनों की मार्जिनल कॉस्ट। हमने इन दोनों कॉस्ट को जब ऐड करा तो ये हमारी आ गई मार्जिनल टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल टोटल कॉस्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑप्टिमल चॉइस क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जब हम वेरी क्लोज से क्लोज पर मूव हुए है ना, तो उस केस में जो हमारी मार्जिनल टोटल कॉस्ट है वो -40 है, मतलब कि वो 40 से कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई 40 रुपीज़ से, $40 से सॉरी। फिर अगर हम क्लोज से फार पर मूव हुए तो उस केस में अगेन जो हमारी मार्जिनल टोटल कॉस्ट है वो अगेन $10 से कम हो गई, क्योंकि वो माइनस में है। फिर जब हम फार से
वेरी फार पर गए तो उस केस में जो हमारी मार्जिनल टोटल कॉस्ट है वो $20 है। मतलब कि अब वो जो कॉस्ट है हमारी वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। तो हम तो तब तक करते रहते हैं इसको, तब तक लाइक एडिशनल करते रहते हैं, तब तक हम चेंज करते रहते हैं जब तक हमें फ़ायदा होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हुई $40 से, हमें फ़ायदा था, हम आगे मूव हो गए। फिर यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें फिर से कॉस्ट कम हो गई और हमें यहाँ पे भी फ़ायदा है। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे हमने देखा कि उल्टा हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो हमारी लाइन है ये हमारी बॉर्डर लाइन है, ये हमारी बॉर्डर लाइन है। इससे नीचे हमें मूव नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उल्टा इंक्रीज़ हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। हमने दोनों टेक्निक से सेम आंसर को निकाला है बट अलग अलग तरीके से। फिर अगर हम इस सेम चीज़ को डायग्राम के थ्रू देखें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब हमने अपना टोटल कॉस्ट का प्लॉट करा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि यहाँ पे हमारी सबसे कम टोटल कॉस्ट थी। ये हमारा था ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स का। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस की तो उसमें हम अपनी टोटल कॉस्ट को नहीं देखते। यहाँ पर हम देखेंगे अपनी मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहले हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी ज़्यादा कम हुई, फिर उसके बाद जब हम एक और बार स्विच हुए तो हमारी कॉस्ट और कम हो गई, मतलब कि और फ़ायदा हुआ। देन उसके बाद जब हम फिर से मूव हुए तो हमारी कॉस्ट उल्टा बढ़ गई, यहाँ पे हमारी कॉस्ट उल्टा बढ़ गई। तो हमने देखा कि ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस केस में हमारी यहाँ पर ये बढ़ती नहीं और कम होती तो हम और नीचे शिफ्ट होते, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो उल्टा बढ़ गई। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमारी दोनों ही टेक्निक्स कंप्लीट होती हैं। हमने देखा कि हमने दोनों टेक्निक्स को यूज़ कर कर सेम ही आंसर को निकाला। हमारी ऑप्टिमल चॉइस, हमारा बेस्ट ऑप्शन दोनों टेक्निक से सेम ही था। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हमने बुक का ही एक बैक क्वेश्चन उठाया है और उसमें हम अपने दोनों टेक्निक्स को यूज़ कर कर सेम आंसर को निकालेंगे कि हमारी बेस्ट चॉइस क्या है। तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है एक पर्सन स्कॉट जिसको बेसबॉल गेम्स देखना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर हमें उसकी दो प्रेफरेंसेस, दो चीज़ें गिवन है जो उसे पसंद है। पहला कि अगर वो गेम देखने जा रहा है तो उसको पसंद है कि वो जितना हो सके उतना पास बैठे फील्ड के। दूसरी उसको चीज़ पसंद है कि वो स्टेडियम में पहले जाकर बैटिंग प्रैक्टिस को देख सके और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पार्क करना पड़ता है जितना स्टेडियम के पास हो सके उतना। लेट्स सपोज़ कि अगर ये स्टेडियम है और उसको यहाँ पर पार्क करनी पड़ रही है या फिर यहाँ पर पार्क करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यहाँ पे पार्क करेगा तो वो उतना लेट होगा स्टेडियम के लिए और उतनी ही उसकी प्रैक्टिस मिस हो जाएगी जो उसे देखनी पसंद है। लेकिन अगर वो यहाँ पार्क करेगा तो उससे उसे कम टाइम लगेगा और उसकी इतनी प्रैक्टिस मिस नहीं होगी। तो उसे ज़्यादा स्टेडियम के पास पार्क करना पसंद है, जितना हो सके वो उतना स्टेडियम के पास पार्क करना चाहता है ताकि वो बैटिंग प्रैक्टिस को देख पाए। अब हमें बताना है कि जो हमारा स्कॉट है उसका ऑप्टिमल सीट टाइप क्या है और उसका ऑप्टिमल पार्किंग गैराज क्या है। तो अगर हम बात करें अपने टेबल 1 की तो यहाँ पर हमें पहले सीट्स गिवन है, फिर उसके बाद उन सीट्स का प्राइस गिवन है। थर्ड चीज़ हमें गिवन है स्कॉट की वैल्यू। अगर वो उन सीट पर बैठता है तो जो व्यू वो देख रहा है स्टेडियम का, फील्ड का, उसकी वो कितनी वैल्यू करता है वो गिवन है। तो वैल्यू को हम यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं और प्राइस को हम यहाँ पर कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी ऑप्टिमल चॉइस की तो उसको हम पहले देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस से, मतलब कि हम इसमें अपने मार्जिनल एनालिसिस को यूज़ कर कर अपनी ऑप्टिमल चॉइस को देखेंगे। फिर उसके बाद टोटल से भी देखेंगे, बट पहले हम अपनी मार्जिनल से देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर हम बात करें मार्जिनल की तो उसमें हम अपने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया मार्जिनल प्राइस, कॉस्ट हमारा प्राइस हो गया, और यहाँ पर हमने ले लिया अपना मार्जिनल व्यू जो कि है हमारा मार्जिनल बेनिफिट।
नाउ अब अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो लेट सपोज अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो अगर हम स्काउट से स्काउट बॉक्स पर मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। हमारा प्राइस 79 हो गया 69 से, तो हम 79 माइनस 69 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा $10 आ जाएगा। $10 से हमारा प्राइस चेंज हो गया। मार्जिनल प्राइस जो है वो हमारा $10 है। यहाँ पे हमारा डैश हो गया। अगर हम बात करें व्यू की तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा व्यू है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। हमारा पहले $100 था और फिर 120 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो $20 से इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पे अगेन हम अपना डैश ले लेते हैं। फिर अगर हम स्काउट बॉक्स से क्लब सिटिंग पर मूव करते हैं तो इस केस में अगेन हमारा जो प्राइस है वो फिर से इंक्रीज़ हो गया। कितने से इंक्रीज़ हुआ है तो हम अपनी 85 को माइनस कर देंगे 79 से, तो वो हमारा हो जाएगा $6। देन उसके बाद अगर हम व्यू की बात करें तो जो हमारा व्यू है वो भी इंक्रीज़ हो गया। कितने से इंक्रीज़ हुआ है, हम 125 को माइनस कर देंगे 120 से, तो जो हमारा व्यू है वो इंक्रीज़ हो गया $5 से। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लब सिटिंग से क्लब होम की तो अगेन जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ, $10। अगर हम बात करें व्यू की तो हमारा जो व्यू है वो भी इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ, $5। अगर हम बात करें क्लब होम से डायमंड पर अगर हम शिफ्ट करें अपनी सीट को तो इसमें अगेन हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ तो वो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा $140। अगर हम बात करें व्यू की तो हमारा व्यू भी इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ हमारा व्यू, $70। नाउ अब अगर हम यहाँ पर अपने टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट को निकालें, ये हमारा टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट हो गया। टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने मार्जिनल बेनिफिट को माइनस करते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट से। यहाँ पे हमारा मार्जिनल बेनिफिट है मार्जिनल व्यू और हमारा मार्जिनल कॉस्ट है हमारा मार्जिनल प्राइस। तो अगर हम 70 में से 140 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा, -70। फिर अगेन अगर हम 5 से 10 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5। फिर अगर हम 5 से माइनस करते हैं 6 को तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1। फिर अगर हम माइनस करें 20 से 10 को तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा +10 और एंड में हमारा आ गया डैश। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमारी बेस्ट चॉइस क्या है तो हम देख सकते हैं कि जब हम स्काउट से स्काउट बॉक्स पर मूव कर रहे हैं तो जो हमारी प्राइस है वो ₹10 से इंक्रीज़ हो रहा है और जो हमारा व्यू है वो $20 से इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि हमारा जो बेनिफिट है वो $20 का हो रहा है और जो हमारी कॉस्ट है वो $10 की हो रही है। मतलब कि हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट हम देख सकते हैं कि जो हमारे बेनिफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारी कॉस्ट से। अगर हम ऊपर वाला केस देखें तो उसमें भी दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। बट हम देख सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है हमारे प्राइस से। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हमारा प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारे व्यू से, और सबसे ऊपर वाले में भी दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं बट हमारा प्राइस ज़्यादा हो रहा है हमारी व्यू से। तो हमारी ऑप्टिमल चॉइस क्या होगी, जब हमारा चेंज इन बेनिफिट जो हमारा मार्जिनल बेनिफिट है वो ज़्यादा होगा हमारे मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये हमारी हो गई ऑप्टिमल चॉइस। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ये स्काउट बॉक्स है ये हमारी है ऑप्टिमल चॉइस। ये यहाँ पर डैश डैश था। अगर हम टोटल नेट बेनिफिट भी देखें तो हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए तो हमारे जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ हुए। उसके ऊपर जब हम मूव करें तो हमारे बेनिफिट $1 से कम हो गए। तो मतलब कि हमें यहीं पर अपना बॉर्डर ख़त्म कर देना चाहिए, इससे ऊपर तो मूव ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे टोटल नेट बेनिफिट कम होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर तो हमें बिल्कुल रुक जाना है।
फिर अगर हम बात करें कि हमने ये नीचे से क्यों स्टार्ट करा है, जैसे हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में तो ऐसे स्टार्ट करा था अपार्टमेंट वाले में कि फार से वेरी फार में, लेकिन हम इसमें ऐसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि स्काउट से स्काउट बॉक्स पर और फिर क्लब सिटिंग पर। तो हम दोनों से ही सेम आंसर को निकाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है और जो हमारा व्यू है वो दोनों ही नेगेटिव में आएंगे, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देखना, बट आंसर सेम आएगा। अगर हम इसे नेगेटिव में भी देखें तो उसे एक बार मैं आगे समझा देती हूँ, बट आंसर हमारे में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, सेम बात है। तो यहाँ पर हमने ले लिया अपना मार्जिनल प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया मार्जिनल व्यू, और यहाँ पे हमने ले लिया टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब अगर हम इसको देखें तो अगर हम डायमंड से क्लब सिटिंग पर मूव हो रहे हैं तो हमारे प्राइस भी कम हो रहे हैं और हमारी व्यू भी कम हो रहे हैं। बट कितने से कम हो रहे हैं, तो हम अगर 95 को 235 से माइनस करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल प्राइस है वो कम हो रहा है -40 से। अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू कितने कम हो रहे हैं, तो हम इसको माइनस कर देंगे, 130 को माइनस कर देंगे 200 से, तो हमारे व्यू कितने से कम हो रहे हैं, -70 से। ऊपर वाले हमने डैश ले लिए। फिर अगर हम अपने क्लब होम से क्लब सिटिंग पर मूव करते हैं तो अगेन हमारी दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, बट कितने से कम हो रही है, तो यहाँ पर ये 10 से कम हो रही है और यहाँ पर ये $5 से कम हो रही है। सिमिलरली हम अपने बाकी दो का भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर आ जाएगा -10, यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा -20। अगर हम बात करें अपनी टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट की तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर मार्जिनल वैल्यू माइनस हमारा मार्जिनल प्राइस, क्योंकि वो होता है हमारा मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट, तो वो हमने ऐसे ही लिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो -70 यहाँ पर लिख दिया हमने, -70 माइनस हमारा -40, तो ये हमारा माइनस और माइनस ये दोनों हमारा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 70। सिमिलरली अगर हम बाकी निकालेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5, यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1 और लास्ट में हो जाएगी हमारी -10। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे जगह, पैरेलल हो गया अब ये। हाँ, नाउ अब अगर हम इसको दोनों तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि हमारी दोनों चीज़ें तो कम हो रही हैं, बट जो हमारा व्यू कम हो रहा है वो कम से कम हो रहा है और जो हमारा प्राइस है वो ज़्यादा से कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी मार्जिनल वैल्यू है वो ज़्यादा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट से, ऐसे भी हम देख सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा व्यू कम से कम होगा तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि हम तो व्यू को ज़्यादा देखना चाहते हैं। अगर हमारा व्यू ज़्यादा से कम होगा तो हमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम से कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा है। इसके बाद अगर हम नीचे वाली सिचुएशन देखें तो अगेन जो हमारा व्यू है वो कम से कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो ज़्यादा से कम हो रहा है। मतलब कि ऑफकोर्स $5 कम हो रहा है और हमारा $10 कम हो रहा है, तो हमारा $5 जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे भी हमारा देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो हमारा मार्जिनल व्यू ज़्यादा है हमारी मार्जिनल प्राइस से। अगेन हमारा अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर भी हमारा मार्जिनल व्यू कम से कम हो रहा है और हमारा मार्जिनल प्राइस ज़्यादा से कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें फ़ायदा है। ऊपर से हम देख सकते हैं कि हमारा मार्जिनल व्यू ज़्यादा है हमारे मार्जिनल प्राइस से। फिर अगर हम लास्ट सिचुएशन की बात करें तो इसमें हमारा मार्जिनल व्यू ज़्यादा से कम हो रहा है और हमारा मार्जिनल प्राइस कम से कम हो रहा है, तो इसमें तो हमें बिल्कुल साफ नुकसान है और हम देख भी सकते हैं कि हमारा मार्जिनल प्राइस ज़्यादा है हमारी मार्जिनल बेनिफिट से। तो हमारा जो मार्जिनल बेनिफिट था वो इन तीनों केसेस में ज़्यादा था हमारी मार्जिनल कॉस्ट से। यहाँ पे हमने अपनी
बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दें, इसके नीचे हम जाएंगे ही नहीं। अगर हम इसको यहाँ से भी देखें, टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट से भी देखें, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है, पॉजिटिव है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हमें दिख रहा है कि हमारा मार्जिनल नेट बेनिफिट ऊपर से नीचे आने पर $70 फ़ायदा दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। हम और नीचे मूव करेंगे, हमने देखा यहाँ पे भी हमें $5 और फ़ायदा हो गया, तो हम और नीचे मूव करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे हमें $1 और फ़ायदा हो गया नीचे मूव करने से। फिर अगर हम और नीचे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, अब हमारा $10 नुकसान हो रहा है, तो हम इससे नीचे जाएंगे ही नहीं। यहाँ पे हम अपना बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे और हमारी ऑप्टिमल चॉइस हो जाएगी स्काउट बॉक्स। तो अगर हम अपना नीचे से ऊपर जा रहे हैं या फिर अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर निकलेगा कैसे। आंसर हमारा दोनों से सेम आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा स्काउट बॉक्स आया और हमारा यहाँ से भी स्काउट बॉक्स आया। तो अगर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करें तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर गए, हमने देखा कि हमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है और हमारी कॉस्ट कम लग रही है, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा था। हमने जब इसके ऊपर मूव करा तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ तो रही है बट वो कम बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू हमारा प्राइस हमारा उससे ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमने यहीं पर अपनी बॉर्डर लाइन को ड्रॉ कर दिया, इससे ऊपर हम गए ही नहीं। अगर हम अपने टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट को देखें तो अगर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मार्जिनल टोटल नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, $10। इससे ऊपर अगर हम मूव करेंगे तो हमें नुकसान होता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हम इससे ऊपर मूव नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस। अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तो हम डायरेक्टली ईजिली माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ टोटल नेट बेनिफिट, क्योंकि उसमें हम अपने टोटल नेट बेनिफिट को देखते हैं, तो इसमें हमें डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट से कॉस्ट को माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो बेनिफिट है वो ये है और जो हमारी कॉस्ट है वो हमने अपनी प्राइस को लिया हुआ है। तो अगर हम अपने बेनिफिट को कॉस्ट से माइनस कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने 200 से माइनस कर देंगे 235 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -35। सिमिलरली हम बाकी भी कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40, 41 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 31। तो हम देख सकते हैं कि हमें टोटल सबसे ज़्यादा कितना नेट बेनिफिट हो रहा है, वो है 41, और वो किस में हमें हो रहा है, हमारे सेकेंड लास्ट में, हमारे स्काउट बॉक्स में। तो जो हमारी ऑप्टिमल सीट थी, हम देख सकते हैं कि दोनों टेक्निक से हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। अगर हम अपने नेक्स्ट बॉक्स को देखें अब, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें पार्किंग की लोकेशंस गिवन है प्लस हमें पार्किंग की फ़ीस गिवन है। फ़ीस गिवन है तो मतलब ये हमारी कॉस्ट की बात हो रही है, तो पार्किंग की कॉस्ट यहाँ पर हमने ले ली, पार्किंग की फ़ीस को सी ले लिया, कॉस्ट ले लिया। फिर उसके बाद अगर हम बेनिफिट की बात करें तो अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये तो डायरेक्ट ही बेनिफिट गिवन है, ये हमारा बी हो गया बेनिफिट। यहाँ पे अगर बोला गया है कि अगर हम इस पार्किंग लॉट पर जाते हैं तो हमारे 60 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, 60 मिनट्स हम लेट हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस नहीं देख पाएंगे। अगर हम इन पार्किंग पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारी ज़ीरो प्रैक्टिस मिस होगी, मतलब कि ये तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, मतलब कि वैसे तो सबसे ज़्यादा दे रहा है बट ऑप्टिमल चॉइस तो हम बाद में बताएंगे। फिर अगर हम कोई भी पार्किंग लॉट देखते हैं तो हमें एक टाइम गिवन है कि अगर हम इस पे पार्क करते हैं, इस पे पार्क करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा और उससे हमारी कितनी ज़्यादा बैटिंग मिस होगी और उससे हमें कितना बेनिफिट होगा। अब हमें इन तीनों चीज़ से कंपेयर करके बताना है कि हमारा ऑप्टिमल चॉइस क्या है। तो टाइम का वैसे कोई यूज़ नहीं है बट फिर भी यहाँ पर हमें गिवन है, क्योंकि हमारा टाइम से जो हमारी ये है इससे ही हमारा यहाँ पे ये बेनिफिट गिवन है कि जितना अगर बैटिंग प्रैक्टिस हमारी मिस होगी तो उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट गिवन है। अगले देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम कम मिस कर रहे हैं प्रैक्टिस को उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो अब अगर हम अपने ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस से इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना, एक सेकेंड, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना
मार्जिनल फीस क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट वही है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना मार्जिनल बेनिफिट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट। तो अगर हम वेस्टिन से फाउंटेन पर मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जो हमारी फ़ीस है वो इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमारी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हुई है, उसमें कितना चेंज आया, कितनी एडिशनल हुई है, $5। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5। अगर हम बात करें बेनिफिट की तो हमारे बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो गए जब हम नीचे शिफ्ट हुए। कितने इंक्रीज़ हो गए, हमारे $10 से। सिमिलरली अगर हम फाउंटेन से वेस्ट रिवर पार्किंग पर जा रहे हैं तो उसमें हमारी अगेन जो फीस है वो इंक्रीज़ हो रही है। कितनी इंक्रीज़ हो रही है, $7। अगर हम बात करें अपने बेनिफिट्स की तो हमारे बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे बेनिफिट, $25। सिमिलरली हम अपनी बाकी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा $8, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। नाउ अब अगर हम बात करें अपने टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट की तो यहाँ पर तो डैश आ गया। अगर हम वेस्टिन से फाउंटेन पर जा रहे हैं तो हमारा टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट कितना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 5 से, $10 को माइनस कर देंगे $5 से, तो यहाँ पर हमारा टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट आ जाएगा 5। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हम 25 को माइनस कर देंगे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18। फिर अगर हम बाकी दो को निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -10। एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं सामने सामने -10। नाउ अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम वेस्टिन से फाउंटेन पर मूव हुए तो जो हमारा मार्जिनल बेनिफिट है वो $10 है और जो हमारा फीस है वो $5 है। मतलब कि हमारे बेनिफिट $10 से इंक्रीज़ हुए और हमारी जो फीस है वो $5 से इंक्रीज़ हुई। तो हमारे बेनिफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हमारी कॉस्ट से। अगर हम नीचे वाला देखें तो अगेन हमारे जो बेनिफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुए कॉस्ट से। उसके नीचे देखें तो अगेन हमारे बेनिफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हुए कॉस्ट से। लास्ट में हमारी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हमारे बेनिफिट से। फिर अगर हम बात करें अपने टोटल मार्जिनल नेट बेनिफिट की तो हमें यहाँ पर बेनिफिट हुआ तो हम और नीचे गए तो हमने देखा यहाँ पे भी हमें बेनिफिट हुआ। फिर उसके और नीचे गए तो हमने देखा यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ। उसके नीचे गए तो हमें बेनिफिट नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर अपनी बॉर्डर लाइन कर दी। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ईस्ट रिवर पार्किंग, ये हमारी ऑप्टिमल चॉइस निकल गई। अब अगर हम इसे टोटल नेट बेनिफिट से देखें तो वो भी हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले टोटल नेट बेनिफिट तो हम इसमें डायरेक्टली बेनिफिट को माइनस कर देंगे कॉस्ट से। तो पहले हम माइनस कर देंगे 0 को 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5। फिर उसके बाद अगर हम माइनस करें $10 को $10 से तो 0 आ जाएगा। फिर 35 को 17 से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 50 को माइनस करें 25 से तो 25 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 60 को माइनस करें 45 से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। इधर भी हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा टोटल नेट बेनिफिट कहाँ पे, 25 पर, सेकेंड लास्ट पर, जो कि अगेन हमारा ईस्ट रिवर पार्किंग। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने दोनों मेथड्स को, दोनों टेक्निक्स को यूज़ कर सेम आंसर को, सेम ऑप्टिमल चॉइस को निकाल सकते हैं। आई होप कि अब तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखें तो उसे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रूफ प्लस हमें रीज़न गिवन है कि क्यों हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की ये अज्यूम करा था कि जितना हम सिटी सेंटर के पास में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हायर रेंट का प्राइस पे करना पड़ेगा। प्लस हमने अज्यूम करा था कि हमारे अपार्टमेंट सारे सेम है, उनकी क्वालिटी जो है वो फिक्स्ड है। तो अगर हम पहले बात करें प्रूफ की तो प्रूफ के लिए यहाँ पर हमें पोलैंड का डेटाबेस गिवन है।
अब इन रियल लाइफ जो हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते हैं। तो इस डेटाबेस में जितने भी अपार्टमेंट यूज़ किए गए हैं वो सारे हमने सिमिलर कलेक्ट करे हैं ताकि उनकी सिमिलैरिटी मैच हो और हम इस अपनी जो हमने अजम्पशन लेकर चले हैं हम उसे प्रूव कर पाएँ कि सिटी सेंटर के पास वाले अपार्टमेंट में ज़्यादा रेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस वाले में। तो सिटी सेंटर से लेकर जो भी डिस्टेंस तक हाउस लिए गए हैं सब एक्सपेरिमेंट में वो सारे हमारे सिमिलर हैं। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है सिटी सेंटर से। हम देख सकते हैं कि जो सबसे पास रहता है उसका तो सबसे ज़्यादा रेंट है। उसके बाद नीचे आते आते हम जैसे डिस्टेंस को दूर करते जा रहे हैं तो हमारा जो रेंट है वो भी कम होता जा रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम बोल सकते हैं कि जो हमने अजम्पशन ली है वो प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ भी पॉसिबल होती है क्योंकि ऐसा यहाँ पर हमने डेटा को कलेक्ट करके देखा हुआ है। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट का जो रेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर जो ये हमारी लाइन जा रही है ये कुछ डिस्टेंस तक हमारा अपार्टमेंट का रेंट सेम है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? हमारा 9 से लेकर 14 तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसका रेंट सेम क्यों है? तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो हमारी लोकेशन है ये हमारी हाईवेज़ की लोकेशन है और जो लोग हाईवेज़ के पास में रहते हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है कि जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है वो कम लगता है। कम क्यों लगता है? क्योंकि तुम हाईवे पर अपनी स्पीड अप कर सकते हो ट्रैवलिंग टाइम को, मतलब कि वहाँ पर अगर तुम चला रहे हो तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, तुम वहाँ पर ज़्यादा स्पीड में चला सकते हो। तो उस केस में जो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है वो कम है, इसलिए यहाँ पर जो सबका रेंट है वो सेम ही है। अब ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि जो हमने अपनी अजम्पशन अपने चैप्टर के स्टार्ट में अज्यूम करा था कि अगर हम सिटी सेंटर के पास में रहते हैं तो उतना ज़्यादा रेंट होता है, जितना दूर जाते हैं उतना कम रेंट होता है। वो अजम्पशन हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई है डेटाबेस से, रियलिटी के डेटा से मैच कर। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही वैलिड रीज़न गिवन है। हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न गिवन है हमारा इकोनॉमिक स्कार्सिटी का। अब ऑब्वियस सी बात है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगर सबका ही रेंट सेम हो जाएगा तो सब चाहेंगे कि वो कम डिस्टेंस पे रहें अपने ऑफिस से। अब हर बंदा तो हमारा सिटी सेंटर में, हर बंदा हर जगह तो नहीं रह सकता। तो अब सबको अरेंज करने के लिए कि सबको रिसोर्सेज मिल जाएं, हमें अपने प्राइजेस को डिफ़र करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें हमारे प्राइस की, हमारे अपार्टमेंट के रेंटल प्राइस की, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो हमारे जो अपार्टमेंट का रेंटल प्राइस है कि जो रेंट तुम्हें देना है वो हमारे मार्केट फोर्सेस से खुद ही से डिसाइड हो जाते हैं। हमारा कोई भी पॉलिटिशियन आकर बीच में नहीं बताता है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बताती है कि तुम ये रेंट यहाँ पर इस लोकेशन में चार्ज करो। वो खुद ही हमारे मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो जाता है। मार्केट फोर्सेस क्या होता है कि जब हमारे बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा मार्केट का ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कुछ ना कुछ सेट हो जाता है। इसे हम अपने आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। तो जो हमारा प्राइस है वो हमारे मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, मतलब कि हमारे बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्ट करने से। तो जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे अपार्टमेंट को रेंट पर खरीद रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है वो हमारे रेंटल प्राइस को ज़्यादा कर देते हैं शॉर्टेस्ट कम्यूट्स में। शॉर्टेस्ट कम्यूट्स का क्या मतलब हुआ? हमने कम्यूट्स का मतलब देखा था कि वो डिस्टेंस को बताता है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर हमारी ऑफिस की डिस्टेंस का। तो अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट कम्यूट्स की, तो जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे अपार्टमेंट को रेंट पर खरीद रहे हैं, वो शॉर्टेस्ट कम्यूट्स का रेंट बढ़ा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो बायर्स जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने देखा था कि जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम हाई होती है
उनको पास में घर खरीदना चाहिए, पास में अपार्टमेंट खरीदना चाहिए अपनी जॉब से। अब पास में तो तभी मिलेगा ना जब अवेलेबल होगा। अवेलेबल कब होगा? जब उसका प्राइस हाई होगा। तो अगर सारे ही प्राइस सेम है तब तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि हम तो हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार हैं, तो वहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। उन रीजंस की वजह से, जिन लोगों की हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उन लोगों की वजह से शॉर्टेस्ट कम्यूट्स में जो रेंटल प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे मार्केट प्राइजेज़ होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, वो इंसेंटिव देते हैं कि हम कैसे अपनी रिसोर्सेज का एलोकेशन करें। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, एलोकेशन कैसे हुआ हमारा रिसोर्सेज का, सबको कैसे अवेलेबल हुआ कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी टाइम की, जिनकी ज़्यादा थी वो ज़्यादा रेंट पे करने के लिए तैयार थे, और जो ज़्यादा रेंट पे करने के लिए तैयार नहीं थे वो लो रेंट पर दूर रह रहे थे। तो ऐसे हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मार्केट प्राइस से ईजिली डिफाइन हो जाता है। तो जो हमारा एलोकेशन मैकेनिज़्म है ये क्या शो कर रहा है कि बेस्ट लोकेशंस, या फिर अगर हम बोलें शॉर्टेस्ट कम्यूट्स किसको मिलेंगे? वो लोग पहले तो जिनकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि जिनकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है उनका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो उतना ज़्यादा शॉर्टेस्ट कम्यूट्स में रहें, मतलब उतनी ज़्यादा अपनी जॉब के आसपास रहें, ये उनका बेस्ट चॉइस होती है। अगर दूर रहेंगे तो उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा किनको फ़ायदा होगा? वो लोग जो हमारे हाईली पेड वर्कर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हाईली पेड वर्कर्स हैं तो वो ईजिली हायर रेंट को भी अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस एलोकेशन से हमारी बेस्ट लोकेशंस पर कौन रह पाएंगे? वो लोग जो हाईली पेड वर्कर हैं और वो लोग जिनकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है। अब इस पूरी सिचुएशन को देखकर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये चीज़ काफ़ी अनफेयर है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पास में रहना चाहिए बट वो उसे अफोर्ड ना कर पा रहे हो फॉर सम रीज़न। तो ये जो चीज़ है, ये जो एलोकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। बट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जो हमारा मार्केट एलोकेशन का मैकेनिज़्म है वो हमें यही एश्योर करता है कि जो उस अपार्टमेंट के लिए या फिर जो किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है और सबसे ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, उसी को वो चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर अब हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।